आज हम अध्ययन करेंगे विस्थापन के कारण, विस्थापन के प्रकार और विस्थापन के दुष्परिणाम के बारे में। विस्थापन स्थान परिवर्तन से संबंधित विवशता या मजबूरी की दशा को दर्शाता है। विस्थापन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा कर के बसना। एक तरह से विस्थापन बाध्यकारी प्रक्रिया होती है। विभिन्न दशाओं में विस्थापन के लिए अनेक दशाएं उत्तरदायी होती है। विस्थापन का कारण कभी प्राकृतिक संकट होते हैं तो कभी आर्थिक दशाओं में उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर बसने के लिए विवश होना पड़ता है। विभिन्न कारणों के आधार पर हम देखते हैं कि विस्थापन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहला कारण जो दिखाई देता है वो है प्राकृतिक विस्थापन। यह विस्थापन का सबसे पुराना रूप है, सार्वभौमिक रूप है। सभ्यता के आरंभिक काल से लेकर आज तक किसी भी क्षेत्र में जब बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी, ज्वालामुखी या अन्य कोई प्राकृतिक विपत्ति होती है तो एक बड़ी संख्या में लोग अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते, विस्थापित होने लगते हैं। या फिर जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है, अकाल या सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ के निवासी बार बार स्थान परिवर्तन करते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से आजीविका उपार्जन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि गुजरात में जब कच्छ में भूकंप आया था, और इसी प्रकार उत्तरांचल या जो गढ़वाल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जबलपुर है, यहाँ पर जब भूकंप या फिर और कोई प्राकृतिक विपत्ति आई तो जनधन की इतनी हानि हुई कि लाखों लोग पूरी तरह से विस्थापित हो गए। इसी तरह हम देखते हैं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऐसी जगह है जहाँ पे समय समय पर समुद्री तूफान आते रहते हैं और इस वजह से भी विस्थापन, प्राकृतिक विस्थापन की प्रकृति को स्पष्ट करता है। सुनामी, सभी परिचित है सुनामी से। सुनामी के समय भी समुद्री तूफान ने जो विनाश पैदा किया, उससे प्रभावित लाखों लोग आज भी विस्थापन की त्रासदी को महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक विस्थापन है। विस्थापन का प्रकार, अन्य प्रकार है औद्योगिक विस्थापन, जिसमें आप बता सकते हो कि यह विस्थापन का ऐसा रूप है जो आर्थिक संकट के कारण पैदा होता है। एक विशेष अवधि में जब आर्थिक मंदी होती है तो उद्योग धंधों को बहुत हानि होती है, सैकड़ों कारखाने बंद हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को दूसरे स्थान पर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी प्रकार गांवों में जब कुटीर उद्योग खत्म हो जाते हैं, पतन हो जाता है उनका, तो बड़ी संख्या में ग्रामीण कारीगरों को अपना पैतृक स्थान छोड़ करके आजीविका की तलाश में नगरों में जाकर के रहना पड़ता है। गांवों में जनसंख्या बढ़ने से एक परिवार की कृषि भूमि छोटी पड़ जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, तो इसके फलस्वरूप भी एक अर्थव्यवस्था का संकट उत्पन्न होता है। तो ऐसी अवस्था में जो विस्थापन किया जाता है उसको आर्थिक विस्थापन कहा जाता है। इसी प्रकार राजनीतिक विस्थापन होता है, जो राजनीतिक दशाओं का परिणाम होता है। जब किसी देश में राजनीतिक उथल पुथल होती है तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर विस्थापित होने लगते हैं। जैसे कि 1947 में जब हमारा देश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान बना था, तब हम देखते हैं कि विस्थापन की जो समस्या थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इसी प्रकार जब भी कोई राजनीतिक क्रांति होती है तो क्रांति में जो लोग सहयोग नहीं करते उन लोगों के सामने एक अस्तित्व का संकट पैदा होने लग जाता है। जैसे कि रूस और चीन की जो राजनीतिक क्रांति हुई थी, उस समय भी एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपना देश छोड़ा था और अन्य देश जाने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा था। इसी प्रकार है सामाजिक विस्थापन। और एम.सी. दुबे और श्रीनिवास ने गांवों का अध्ययन किया है, भारतीय ग्रामीण जीवन का अध्ययन किया है और स्पष्ट किया है कि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियां दलित जाति के लोगों के समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं है, समान अधिकार की बात नहीं करती वो। और हरियाणा के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों की पंचायतों की ताकत जो होती है वो निर्वाचित पंचायत, गांव पंचायतों से भी अधिक होती है।
और साधारण सी गलती पर भी निम्न जाति के लोगों को गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। और बहुत सी शक्तिशाली जातियां उत्पीड़न से बचने के लिए स्वयं अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान या नगरों में जाकर के अधिक बसना पसंद करती है। मतलब शक्तिशाली जातियां उनको इतना डोमिनेट कर देती है निम्न जातियों, क्योंकि उत्पीड़न से बचने के लिए वह अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इसी प्रकार अंतर्जातीय तनावों से भी सामाजिक विस्थापन को प्रोत्साहन मिलता है। विस्थापन का एक अगला प्रकार है आतंकवादी विस्थापन। विस्थापन का एक नया रूप है जो हमें 1980 के दशक से देखने को मिला है। जब भी किसी विशेष देश या समुदाय के द्वारा नियोजित रूप से किसी भी क्षेत्र में हिंसक गतिविधियों के द्वारा आतंक पैदा करते हैं और इस आतंक की प्रक्रिया के फलस्वरूप उन्हें किसी दूसरे स्थान पर जाके बसने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ऐसे विस्थापन को हम आतंकवादी विस्थापन कहते हैं। जैसे कि पंजाब में जब पाकिस्तान द्वारा समर्पित खालिस्तान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तब वहाँ पर आतंकवादी संगठनों की एक समानांतर सरकार बन गई थी और इसका विरोध जिस व्यक्ति ने किया उसे घर और संपत्ति से हाथ धोकर विस्थापित होने के लिए विवश होना पड़ा था। इसी प्रकार से कश्मीर में भी हम देखें तो नियोजित रूप से जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने वहाँ पर इतना भय पैदा किया कि कश्मीर में कई जाति विशेष के लोग देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए। इसी प्रकार युद्ध से उत्पन्न दशाएं भी आतंकवादी विस्थापन में वृद्धि करती है। जब भी दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो क्या होता है कि इनकी सीमा पर जो भी गांव बसे होते हैं उनको रातों रात खाली करवा दिया जाता है और कभी कभी समस्या अनेक वर्षों तक बनी भी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं विकास जनित विस्थापन। विस्थापन का जो सबसे व्यापक रूप है जो आधुनिक समय में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि विकासशील देशों में विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं और आर्थिक विकास के लिए जब भूमि की ज़रूरत पड़ती है तो क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विस्थापन कई प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे विस्थापन क्यों होते हैं, विस्थापन की समस्या के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे बड़ा कारण है विस्थापन की समस्या का बांधों और जलाशयों का निर्माण। और आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बिजली के उत्पादन की और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने की। और इसीलिए बड़े बड़े बांधों और जलाशयों का निर्माण जब होता है तो बड़े क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता पानी में डूब जाती है। लाखों हेक्टेयर में कृषि भूमि और जंगल समाप्त हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा से विस्थापित होने वाले जो लोग होते हैं कई गुना अधिक होते हैं विकास परियोजना के कारण। जैसे कि पंजाब में जब भाखड़ा नंगल परियोजना को पूरा किया गया तो एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया और वहाँ के निवासियों को रोजी रोटी के लिए दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार उत्तरांचल में हम देखते हैं टिहरी बांध भागीरथी गंगा पर बनने वाला एशिया का बड़ा बांध है और इस बांध के कारण पूरा टिहरी नगर जलमग्न हो गया था और लगभग 125 गांवों के लोगों के सामने विस्थापन की समस्या पैदा हो गई थी। और ऐसे कहा जाता है कि इन लोगों के लिए नगर का निर्माण भी कर दिया गया था। पहले से भी ज़्यादा बड़ा नगर बनाया गया था टिहरी नगर, पर पुरानी टिहरी की संस्कृति ऐसा माना जाता है कि इस बांध के साथ ही डूब गई थी और समीपवर्ती गांव के लोगों का अभी भी पूरी तरीके से पुनर्वास नहीं हो पाया है। इसी प्रकार हम देखें तो उत्तरांचल में ही शारदा सागर तथा नानक सागर के निर्माण के लिए भी बहुत भूमि अधिकृत की गई थी और बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग विस्थापित हो गए थे। तो इस प्रकार जैसे मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध तथा बरगी बांध से उत्पन्न होने वाला विस्थापन है, ये भी विस्थापन को स्पष्ट करता है कि किस तरह से विस्थापन किया गया, जिसमें कि कितने लोग अपने घर से अपने क्षेत्र से बेदखल हो गए थे। तो इस प्रकार से उदाहरण हम दे सकते हैं कि बांधों जलाशयों के निर्माण से अनेक लोग विस्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक विकास को हम देख सकते हैं कि औद्योगिक विकास के फलस्वरूप
जैसे छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर है, जमशेदपुर में टाटा नगर है, तथा सिंदरी में खाद खाद का जो कारखाना लगा था, वहाँ पर विस्थापन की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। इसी प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खनिज पदार्थों का जो उपयोग करते हैं, उससे स्थापित होने वाले अधिकांश कारखानों में इस तरह की दशाएं उत्पन्न हो गई है। बिजली के भारी संयंत्र बनाने वाले कारखाने हैं, या फिर कपड़ा और चीनी मिलें हैं, सीमेंट और लोहे के कारखाने हैं, उसके लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है कि कारखाने के जो मालिक होते हैं धीरे धीरे ग्रामीणों की ज़मीनों को खरीद कर ऐसी दशा पैदा कर देते हैं कि बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होकर के उन्हीं के कारखानों में मजदूरों के रूप में काम करना आरंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद जिन सैकड़ों बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ है, उससे उत्पन्न होने वाले विस्थापन ने सभी समाजों में एक गंभीर समस्या पैदा की है। इसी प्रकार विस्थापन से एक नई समस्या निकल के आई है विकास से संबंधित, वो है सड़कों का निर्माण। भारत में अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका निर्माण गांवों और नगरों को जोड़ने के लिए हुआ है। बड़ी संख्या में उपमार्गों का निर्माण भी किया गया है। और ऐसी संख्या में क्या होता है कि जब गांव वाले होते हैं, अगर वो क्षेत्र इस तरह से उनकी सड़कों के निर्माण में बाधक बनता है तो उन्हें वहाँ से जगह छोड़नी पड़ती है और परिवहन को द्रुतगामी बनाने के लिए सभी मार्गों पर नगरीय क्षेत्रों के बाहर बाईपास बनाने को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। और इस कारण जो नगरीय क्षेत्रों में लगी हुई कृषि भूमि है, उसके मालिकों को जो अपनी भूमि होती है वो कम कीमत में बेचनी पड़ती है या भूमि से वंचित होना पड़ता है। इसी प्रकार नई वन नीति है और भारत की जो विभिन्न जातियाँ जंगली क्षेत्रों में निवास करती थी, जड़ी बूटी, पत्ते, शहद, सूखी लकड़ियाँ आदि के द्वारा अपना भरण पोषण करती थी, तो सरकार ने एक नई नीति बनाई 1988 में, नई वन नीति बनाई और विभिन्न समुदाय के लोगों को जो जंगल में पाए जाने वाले पदार्थों को एकत्रित करते थे उनसे वंचित कर दिया गया। और जो लोग घने जंगलों के अंदर झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे उन्हें भी ऐसे कहा गया कि वो वहाँ से हटे और समीपवर्ती खुले स्थान में रहने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। तो क्या हुआ कि जनजाति जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो जंगलों में निवास करता था विस्थापित हो गया। और भारत में अनेक जनजातीय समुदाय जो स्थानांतरित खेती करता था अपनी आजीविका चलाने के लिए, नई वन नीति से पूरी जनजातियाँ बेरोजगार हो गई। और ये समस्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में गंभीर रूप लेकर के देखी गई। तो इस समय हम कह सकते हैं कि नई वन नीति जब आई तब उस नीति के माध्यम से भी हमें विस्थापन बहुत अधिक देखने को मिला। इसी प्रकार से नगरों की जो सुविधाएं होती है वो बढ़ती जा रही हैं। यातायात की समस्या यातायात की समस्या का समाधान किया जाता है। इसकी वजह से भी भूमि को अधिकृत किया जाता है। नगरों में सब्जी मंडियों की या और भी अन्य तरह की मंडियाँ होती है, उसकी स्थापना की गई है, जिसके लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए नगर की सीमाओं में लगे हुए बड़े क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए गए हैं। जब भी कभी एक जो नई सड़क, शिक्षा प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाई की स्थापना होती है तो इसके लिए हजारों एकड़ भूमि अधिकृत की जाती है और ऐसे क्षेत्र नगर की सीमा में लगे होने के कारण विस्थापित हो जाते हैं। और वर्तमान में हम देखते हैं कि करोड़ों टन अनाज का संरक्षण करने के लिए भी सरकार बड़े बड़े क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करती है। इसके लिए भी काफ़ी भूमि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार भी विस्थापन की समस्या जन्म लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नगरों का विस्तार होता है और नगरों में नई नई कॉलोनी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जो नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। और भारत के महानगरों में ऐसी कॉलोनी का विकास अब तेज़ी से हो रहा है जिनके लिए हजारों हेक्टेयर नई भूमि की आवश्यकता होती है। तो नगर के बड़े बड़े बिल्डर्स भी ग्रामीण भूमि को खरीद करके
उस पर बहुमंजिल इमारतों का निर्माण करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो किसान होते हैं उनको कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो विस्थापन का परिणाम होती है। इसी प्रकार से जो राजनीतिक दशाएं हैं, जैसे पहले समय में नगर और राज्य के बीच युद्ध होता था, विस्थापन का कारण बन जाता था, जबकि आज राष्ट्र और राज्यों के बीच युद्ध का विस्तार होने से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देश के समीपवर्ती अथवा युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों से पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी प्रकार राजनीतिक आधार पर किसी भी देश के विभाजन अथवा सीमाओं के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप एक बड़ी संख्या में लोग व्यक्ति विस्थापित हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जब बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी तथा पूर्व पाकिस्तानी, जिस वर्तमान बांग्लादेश है, उससे विस्थापित लोगों ने भारत में प्रवेश किया था। और ऐसे समय इन लोगों को लंबे समय तक शरणार्थियों के रूप में विभाजन की त्रासदी से गुजरना पड़ा था। तो स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए या अधिकांश विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भूमि के एक बड़े हिस्से की आवश्यकता होती है। और जिन लोगों को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ता है वे काफ़ी समय तक विस्थापन की त्रासदी को महसूस करते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसे अंग्रेजी दवा बीमारी को कुछ लाभ पहुंचाने के साथ ही शरीर पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ती है, उसी तरह से विकास कार्यक्रम में विस्थापन की समस्या पैदा होना भी एक अनिवार्य परिणाम है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि व्यक्ति का सामुदायिक विघटन होता है, वो नई संस्कृति के साथ में अपना तालमेल ढंग से नहीं बिठा पाता, उसको कई बार परिवार के अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, कुंठित हो जाता है व्यक्ति, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। प्रवास की वजह से उसे नई कल्चर को अपनाने में बहुत दिक्कत होती है, न तो वहाँ के लोग उसे अपना पाते हैं, न वो वहाँ की संस्कृति को ठीक ढंग से अपना पाता है। इसी प्रकार से रोजी रोटी की समस्या, ऋणग्रस्तता, अपराध, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, इस प्रकार जो विरोधपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं उसके अंदर भी हमको काफ़ी मात्रा में बढ़ावा देखने को मिलता है। और नेचुरल है कि ऐसी स्थिति में जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं वो दुर्बल वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति की जो संपत्ति होती है उससे वह वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विस्थापन के दुष्परिणाम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ऐसी समस्या है विस्थापन जो सामुदायिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जीवन को बहुत अधिक तरीके से प्रभावित करती है।